बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अदबी प्रोग्राम याद दरीचे में आपका मेज़बान मुबश्शिर सलीम हाज़िर खिदमत है। आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आपकी पसंदीदगी और पजीराई हमें एक नई तहरीक देती है। प्रोग्राम याद दरीचे में हम आपकी मुलाकात अदब की ऐसी शख्सियात से करवाते हैं जो अदब के रोशन मीनारों की हैसियत रखते हैं। आज के हमारे मेहमान गिरामी मुमताज़ रेडियो ब्रॉडकास्टर, शायर, अदीब, नक्काद, मुफक्किर, कालिम निगार जनाब अमीन कुंजाही साहब हैं। सर, आपको प्रोग्राम याद दरीचे में खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया याद दरीचे वालों का कि मुझ जैसे छोटे इंसान को भी याद रखा और याद किया। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। अच्छा सर, इस प्रोग्राम में हम आप जैसी बड़ी शख्सियात के साथ उनकी उन सुनहरी यादों को और ऐसी बातों को, ऐसे वाक़यात को, ज़िंदगी के हालात को, ज़िंदगी की यादों को डिस्कस करते हैं, नाज़रीन तक पहुँचाते हैं, जो हमारे अहबाब, जो देखने वाले हैं वो उन्हें पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारे प्रोग्राम के नाम से भी आपको लगता है कि याद दरीचे वो माजी की वो पुरानी बातें हैं, वो ऐसी बातें हैं, तो वो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि बचपन के हवाले से बताइएगा कि आपका इब्तदाई जो तालीमी सिलसिला था, आपका आबाई इलाका जो था, और जब आप तालीम का सिलसिला जिस तरीके से आपने शुरू किया, वो सारे हालात कैसे थे, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगे ही। मुबश्शिर, इसके लिए तो काफ़ी दरीचे मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन ये बड़ा अच्छा तूने पूछा, और आज तक रवायती इंटरव्यूज़ बड़े हुए हैं और उनमें अदब और उसके हवाले से बहसें भी हुई हैं, मुकालमा भी हुआ है। लेकिन ज़िंदगी के हवाले से ये मेरा पहला मेरे देखने वालों और सुनने वालों के लिए है कि मैं कुंजा, गुजरात मेरा पैदाइशी इलाका है। मेरा ननियाल जलालपुर जट्टा। सही। और मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं उस मट्टी में से हूँ जहाँ से गनीमत कुंजाही, शरीफ कुंजाही, रूही कुंजाही, स्टार वार, क्या किशा, मेरे जैसा एक, मैं तो अमीन कुंजाही जिसका कोई शरीफ कुंजाही और नहीं है, उन लोगों के पाए का तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब खड़ी शरीफ वाले, उनके आबा व अजदाद भी गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे। तो वो लोग कुछ 100-200 साल पहले हिजरत करके खड़ी शरीफ चले गए थे। तो ये मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में एक एज़ाज़ है। और मेरी ज़िंदगी की जब मैं सबसे पहला दरीचा अपना खोलता हूँ, और तूने मुझे बहुत पीछे ले गए, तो मेरी पहली याद जो है 3.5 बरस की उम्र की, जब मैं छोटा सा बच्चा, और उस वक्त हमारी फैमिली समुंदरी में थी। मेरे बाबा समुंदरी लायलपुर, अब तो लोग उससे फैसलाबाद कहते हैं, लेकिन मुझे लायलपुर कहना अच्छा लगता है। तो मुझे याद है, समुंदरी एक छोटा सा गांव था, और
मैं जिस सहन की बात कर रहा हूँ, मेरी पहली याद है, उस सहन में एक तरफ भैंस बंधी हुई थी, एक तरफ मैं छोटा सा बच्चा खड़ा हूँ। वो लम्हा मुझे आज तक पहला याद है, जब भी मैं रिकॉल करता हूँ अपना। अच्छा, वो बचपन का जो मंजर है वो नज़र आता है? वो आता है, मैं फील कर रहा हूँ अब भी। अच्छा। और मैं हैरान होता हूँ कि यार मुझे इतनी छोटी उम्र में भी मेरी 3.5 साल का बच्चा और उसको वो पहला लम्हा याद है। वाह। तो बचपन कैसा गुजरा, कैसी शरारतें रहीं, कैसे? अच्छा, ऐसा होता है कि बचपन जो है ना जी, जिस तरह अब आपने याद करा, बचपन एक ऐसी चीज़ है जो नाकाबिले फरामोश है। बिल्कुल। कोई भी है वो उसे भुला नहीं पाता। तो बचपन की कौन सी ऐसी यादें? अच्छा, एक और चीज़ भी थी जो उस दौर की मैं पूछना चाहूँगा कि उस दौर में कोई गेम्स जो हुआ करती थी वो बड़े मज़े की होती थी। वो बड़े कोकला छुपाती थी, वो मेरा ख्याल है वो गुल्ली डंडा खेलते थे लोग, वो खेलते थे, बंटे थे, और बड़ी इस तरह की गेमें थी जो बचपन में जो तो वो सिगरेटों की डिब्बियाँ भी इकट्ठी किया करते थे, वो उससे भी एक गेम हुआ करती थी। लाटू हुआ करते थे। और उसके अलावा ये क्रिकेट तो बाद की बात आई ना, हम तो गुल्ली डंडा और उसके बाद बांदर किला हम उसे कहा करते थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी गेम हुआ करती थी। उसमें वो टुकड़ियाँ लगा के पत्थर रखे जाते थे और उसको एक बॉल से उसको मारा जाता था। पंजाबी जो असी 7 रपटी बॉल कहते हैं, 7 रपटी बॉल जो आप टेनिस बॉल है, बिल्कुल ऐसा। तो वो उससे हम खेलते थे। और उसके बाद बर्फ पानी खेलते थे। और बड़ा टिलो एक्सप्रेस एक हुआ करता था, वो हमने एक दूसरे को पकड़ना होता था। अच्छा, ये गेम का नाम था? ये टिलो एक्सप्रेस। अच्छा। और उसके अलावा साइकिल का पहिया चलाया करते थे। जी उसको डंडे के साथ। ये बड़ा एक रवायती खेल हुआ करता था उस वक्त का, और बड़ा एंटरटेनमेंट। उसके बाद एक मुझे याद है, अब भी मेरे गांव में वो आदमी आता था, उसने अपने कंधे पे एक उठाया होता था डिब्बा सा, और उसमें वो कहता था बच्चों के फिल्म दिखाएं। तो हमें 5 पैसे या इतने पैसे वो लेता था, तो वो अब उधर से डिब्बा खोलता था और कहता था इसमें आंखें अपनी आप फिट कर लो। हम ऐसे देखते थे और वो नीचे से मशीन को चलाता था, तो वो असल में एक वो आईना था, वो मंजर तब्दील होते थे उसमें तस्वीरें रखी होती थी, और वो शीशा था जिसमें वो तस्वीर ज़रा बड़ी हो जाती थी। तो हम समझते वो कहता लो जी अल्लाह का कार वेखो, मक्का मदीना वेखो, और वो ऐसा ही है, वो फीलिंग्स आती थी। और हम लोग बड़े हैरान होंगे सन कि यार क्या मज़े की बात है। और यकीन मानो उस वक्त 5 पैसे भी नहीं हमारे पास हुआ करते थे। बिल्कुल एक लम्हा ऐसे भी आता था, लेकिन मज़ा था जब घर छोटे थे और फैमिलियाँ और रिश्ते ज़्यादा होते, बहन भाई ज़्यादा होते थे। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि आप जब स्कूल दौर का कोई ऐसा वाक़या, ये जिस स्कूल में जब आपने तालीम के लिए जाते हैं, कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? मुबशर, पहली बात तो ये कि मेरा जो स्कूल का है ना टाइम, जो रेगुलर स्कूल मैं गया हूँ वो तकरीबन 6 बरस है। अच्छा। और उस 6 बरस का मतलब यह है कि 5वीं तक मैं स्कूल तक रेगुलर पढ़ा हूँ। और उस 5वीं में भी हम लोग शरारतें किया करते थे। और मुझे स्कूल का पहला दिन भी याद है, और वो इतना खौफ ज़दगी वाला टाइम था कि जब मेरी माँ मुझे दाखिल करवाने गई, और मैं कुछ थोड़ा अंदर से हसास था बचपन से ही, तो क्लास में बैठे पहली दफ़ा गए, तो जो वहाँ पे पुराने उस क्लास के बच्चे थे वो तो दोस्त थे आपस में एक दूसरे के, और मैं उनमें ऐसे वो मुझे देख घूर रहे थे जैसे पता नहीं ये कौन कोई नया कोई वो माल डंगर आ गया है, और इसको अच्छा। उससे मैं अपने आप को ना उसमें एहसास कमतरी में महसूस करता था, और मैं रोने वाला हो गया, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे, और वो लोग हंस रहे हैं। और मुझे आज तक वो फीलिंग है कि यार ये क्या बात थी कि इतना मेरे में। और फिर उसी स्कूल में उसी क्लास में हमने वो शरारतें की। अच्छा। 1-2 साल बाद कि फिर हम वहाँ के वो भाई लोग बन गए हुए थे। वाह। और उस छोटी उम्र में, और फिर
तो ये बताऊं कि वो क्या स्कूल था। टाट पे हम बैठते थे, ठीक है जी। ना कि इसी स्कूल का थोड़े जड़ा फटिया वाला स्कूल। अच्छा, वाकई में? या क्योंकि वहाँ पे वो फटे पहले वो रखा करते थे, फटे वाला स्कूल। हाँ जी। वाह। तो वहाँ पे उन्होंने जनाब फिर टाट रख ली है। तो टाट पे बैठना और फिर उस पे पढ़ाई होनी, और ख़ास तौर पे जब छुट्टी का टाइम होना तो पहाड़े जैसे टेबल्स आजकल कहते हैं, तो वो जब पढ़ने होते थे तो वो टीचर हमारे 2 लड़कों को कहते थे, ओए खड़े हो जाओ, अब तुमने पढ़ाई शुरू करने, 2 दूनी 1 दूनी 2 दूनी 4। तो वो जनाब हम छुट्टी वाले के लिए जो थे क्लासरूम वाले लड़के, क्लास वाले, वो तो झूम झूम के साथ पढ़ते थे। पता खुशी ये होती थी कि अब छुट्टी हो जानी है इसके बाद। और वो 2 लड़के सामने 3 खड़े होते थे, और जब आखिरी वो 10 के पहाड़ी तक पहुंचते थे तो वो बैग जो भी था बस्ता कपड़ों में लपेटा हुआ, हम सब भागते थे फिर एक शूट लगा के कि चलो जान छुट्टी, शायद हम किसी कैद में थे या नज़र बंद थे। ठीक। लेकिन जब अगले दिन सुबह आते थे तो पहला पीरियड ऐसे था जैसे कोई माँ मर गई हो कि अजीब फीलिंग होती थी, दुख होता था यार, ये 7-8 पीरियड कैसे गुजरेंगे। फिर वो जो एक रवायती एक तालिब इल्म का जो एक होता है हाल, उस हाल होता है, और वो तालीम मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा, मेरी ज़ाती राय है कि मैट्रिक तक खुशी से स्कूल में पढ़ने नहीं जाता। अच्छी बात है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। अच्छा ख्याल है। और जो भी जाता है वो रोते हुए जाता है। और मेरे साथ ये बैड लक हुआ कि मैं 6ठी में पहुंचा तो मैं पतंगबाजी करते हुए गिर गया था, तो फिर मेरी स्कूलिंग ख़त्म हो गई। और मैं 10 बरस बिस्तर पर रहा, और बिस्तर में इस तरह नहीं रहा कि मैं कोई चल सकता, मैं टोटल ऑन बेड था। मेरा वॉशरूम, मेरा सब खाना पीना, मेरी बालों की कटिंग, मेरा एवरीथिंग जो भी था वो मैं 10 बरस। ये क्या ऐसा कौन सा हादसा रहा? ये पतंगबाजी करते हुए मैं छत से गिरा था। अच्छा। और टांग टूटी, और टांग टूटने के बाद वो जुड़ी गलत। डॉक्टर साहब थे जो भी उस वक्त, उनका कोई भी मेरे ख्याल में डॉक्टर यहाँ नहीं चाहता कि उसका मरीज़ जान के वो, बस कोई मुकद्दर था। और कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद रब ने मुझे ब्रेक लगाने के लिए ये किया कि शायद मैं कोई जवानी में या उस उम्र में कोई डिरेल ना हो जाऊँ किसी गलत रास्ते पे। अब मैं ये सोचता हूँ, तो उसने मेरे रब ने हैंड ब्रेक लगा दी गाड़ी चलते हुए कि इसको रोक ले, कि ये गलत ना हो जाए, ये बच जाए किसी इससे बड़े हादसे से बच जाए। ये एक मेरा फीलिंग है, ये एक मेरा ईमान है। वो 10 बरस मैंने मुबशर मैंने वो गुजारे, और वो 10 बरस कहने में 10 बरस हैं, लेकिन जो गुजारता है पता उसको होता है। और जो जिसको माजूरी हो, जिसको बाथरूम तक ना जा सकता हो, और उसके आप सोचो कि क्या वक्त क्या टाइम होगा। लेकिन मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे घर वाले, मेरे गांव वाले, वो बड़े अच्छे थे। मेरे वालिदैन, उन्होंने मुझे एहसास नहीं होने दिया। और उन 10 बरसों में मैंने क्या किया, चूँकि मैं क्लास 6 में तो ऑलरेडी था, मैंने अदब पढ़ा। ये जो आपका अदबी लगाव था ये वहाँ से ही परवान चढ़ा, वहाँ से ही पर बिल्कुल। और पहला शेर जो है वो उसी कंडीशन में, उसी हालत हुआ जी, बिल्कुल हुआ। और पहले तो मैंने रेडियो पाकिस्तान सुनना शुरू किया। ठीक। उस वक्त सबसे करीब तरीन मेरा जो मीडिया था मेरे पास, वो ट्रांसिस्टर था, रेडियो था। उसमें तमाम पाकिस्तान की मौसीकी के प्रोग्राम जो लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी से प्ले हुआ करते थे, ऑन एयर जाया करते थे, वो मैं सुना करता था। फिर पड़ोसी मुल्क के प्रोग्राम, उनके फिल्मी गाने, उनकी टाइमिंग जो थे तो सुबह से लेकर रात 10-11 बजे तक, वो मैं सब सुनता था। उससे ये मेरा हुआ कि मेरी मौसीकी की नॉलेज बढ़ गई। ठीक। मुझे इन्फॉर्मेशन इतनी मिली उनसे कि फ़िल्मों के नाम, मौसीकार का नाम, शायर का नाम। वाह।
और रेडियो आपका दूसरे मानों में रेडियो आपका उस्ताद हुआ, रेडियो ने आपको सिखाया। तो आपने माशाल्लाह रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी की, तो उस हवाले से अगर ऑडिशन जब आपका हुआ तो क्या याद है उस हवाले से? उस हवाले से ये है कि मैं उस वक्त हम लोग पिंडी शिफ्ट हो चुके थे, चूँकि मेरे ये टांग के हवाले से ऑपरेट होना था, दोबारा ऑपरेशन होना था कि इसको बेहतर किया जाए कि किसी तरह मैं मोबाइल हो सकूं, चल सकूं। तो यहाँ रावलपिंडी में मैं फिर व्हील चेयर पे था। अच्छा। और मुझे बहुत शौक़ था माइक का, और उसकी एक वजह जो थी वो तलकीन शाह था। अच्छा, तलकीन शाह, जो मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर से प्रोग्राम इशफाक अहमद साहब का सुना करता था। और वो गर्मियों में तकरीबन 3 बजे की ख़बरों के फ़ौरन बाद लाहौर से एक मखसूस दिन होता था, उस दिन वो ऑन एयर आता था और मैं उसका इंतज़ार किया करता था। 12-13 मिनट का प्रोग्राम होता था, लेकिन उसमें जो तलकीन शाह का किरदार था, हदायतुल्लाह का किरदार था और अयूब ड्राइवर का किरदार था, ये 3 बंदे मेन थे वहाँ पे, और वो बड़े मुझे फैसिनेट करते थे। और मेरा भी दिल करता था कि मैं भी माइक पे बोलूँ, काम करूँ, सीखूँ। तो एक दफ़ा रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में अनाउंस हुआ कि जी ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैंने घर वालों को कहा जी कि मैंने भी ऑडिशन देना है। मेरे घर वालों का यार तू चल सकता नहीं, रेडियो पाकिस्तान पेशावर रोड 303 पेशावर रोड वो एंड में है, कैसे करेंगे? मैंने कहा जी नहीं, मैंने जाना है। फिर मेरे बहन मेरा भाई मेरे साथ एक टैक्सी हमने करवाई। तब मॉरस टैक्सी वो हुआ करती थी, माइनर 1000, वो उस पर मेरी व्हीलचेयर रखी गई, मैं गाड़ी में उसमें बिठाया गया, टैक्सी में। वहाँ गए हम। वहाँ जाकर जब आप ने देखा होगा रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी का कॉरिडोर है जी, उससे पहले 2 स्टेप आते हैं। तो वो जो 2 स्टेप थे वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। तो मेरे भाई ने उसे कहा कि यार ये इसकी व्हीलचेयर थोड़ी सी आगे से उठा लो। अच्छा, आप उस वक्त व्हीलचेयर मैं व्हीलचेयर पे आ गया था, तो इसको थोड़ा उठाएं ताकि मैं इसको ऊपर कर सकूं। तो उसने कहा, मुझे आज तक याद है उस बंदे की लाइन, कि इन एडा शौक की सी इत्थे आन दा। ये गेट कीपर ने कहा, उस सिक्योरिटी गार्ड। आप यकीन माने मैं इतना उसमें हर्ट हुआ और मैं स्ट्रेस में चला गया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे कि यार ये इसने क्या कह दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गया अंदर स्टूडियोज़ में, तो उस वक्त जो स्टूडियो की दूसरी तरफ बैठे हुए थे असातिज़ा सीनियर्स, उनमें सैयद सलमान मुअज़्ज़म साहब थे, जाहिद नकवी साहब थे, जो कि आवाज़ का टेस्ट ले रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया कि ये आप पढ़ें। तो चूँकि हम रेडियो सुनते रहे थे, उसके अलावा कुछ फिल्में भी देखी हुई थी ये अपने पड़ोसी मुल्क की, अपनी पाकिस्तानी, तो उसमें बोलने का अंदाज़ हम घर में, मेरा ये आदत थी कि मैं टेप रिकॉर्ड लगा के कैसेट पे ना वो डायलॉग्स रिपीट किया करता। अच्छा, वाह। और ख़ास तौर पे ज़िया मईनुद्दीन, अच्छा, क्या बात है, उनके रेसिटेशंस मैंने बेतहाशा सुनी है, और वो मेरे आइकॉन हैं। मैं उनसे मैंने मोइन अख्तर के अदायगी से मैं बहुत मुतासिर था हूँ। स्टार वार लोग, और ये वो लोग थे कि जब हम छोटे थे तो ये उभर रहे थे, ख़ास तौर पे मोइन अख्तर। और उन दिनों में ज़िया मईनुद्दीन शो लगा करता था, ये 71-72 की बात करूँ, और मैं ऑडिशन देने गया 82 में। अब इस सारे प्रोसेस में इन लोगों का इम्पैक्ट और पाकिस्तानी फ़िल्मों के हीरोज़ मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब और नदीम साहब, और बगैर अपने पड़ोसी मुल्क के हीरोज़ की आवाज़ें वो मेरे साथ थीं। वाह। और अल्लाह का करम हुआ कि मैं पहले ही उस ऑडिशन में पास हो गया और मेरी एक कैटेगरी अप्रूव्ड हुआ रेडियो पाकिस्तान से। वेरी गुड। और आई एम स्टिल ए कैटेगरी ब्रॉडकास्टर इन रेडियो पाकिस्तान। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप माशाल्लाह शायर भी हैं, कालम निगार भी हैं,
तो सहाफ़त को और शायरी को, अदब को किस तरह मैनेज करके चलते हैं? आपस में मर्ज हो जाती है या इनको इम्तियाज़ रहता है? बाकी इस हवाले से मैं तुम्हें इसका बड़े आसान तरीके से बताता हूँ अमोशर के शायरी, उर्दू शायरी मैं रोमांस के लिए करता हूँ, ठीक है। पंजाबी शायरी मैं अपने जैसे लोअर मिडिल क्लास के लिए लिखता हूँ। ये तीन मेरी डायमेंशंस, ठीक है, तीन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ है, ठीक है। और बाकी बात जो तूने की कि रोमांस मेरी शायरी में है और मुझे ये फ़ख्र है, वो इसलिए कि मैं जिन असातिज़ा के साथ मैंने मुशायरे पढ़े और उनके मुशायरों में बैठा, तो वो दौर था अहमद फराज के अरूज का। अच्छा। फैज़ साहब तो मुल्क से बाहर थे उन दिनों, और अहमद फराज, मुनीर नियाज़ी, और उसके बाद परवीन शाकिर। वाह। और इत्तेफाक की बात है कि परवीन शाकिर यहाँ हमारे इसी घर के करीब उनका ऑफिस था, इनकम टैक्स में वो थी, और फराज साहब भी वहाँ आ जाया करते थे बाहर। तो मैं उस वक्त बैसाखियों पे आ चुका था, तो मैं बैसाखियाँ लेके तो यहाँ बाहर ऑफिस था, तो मैं जाता था, तो बाहर उनका पीएन होता था परवीन शाकिर का, तो वो मुझे देख के हंसता था। तो वो समझ आता था कि ये आया अब मैडम से मिलने आया है। हम यंग थे, वो ऑफ कोर्स ऑफिसर थी, तो कभी उनके पास टाइम होता था, कभी नहीं था। तो इसी तरह एक दो दफ़ा गया तो फराज साहब भी आए हुए थे, तो मैडम ने कहा, मुझे देखा जब, तो उन्होंने कहा आ जाओ तुम भी आ जाओ अमीन। तो फिर फराज साहब से भी मुलाकात हुई, उनका ऑटोग्राफ भी लिया, और उनकी बातें दोनों की बैठ के सुनना भी, बहुत कमाल की बातें उनसे सीखी। फिर मुशायरों में जाना उनके साथ, खामोशी से हम लोग बैठने वाले थे। और यकीन माने मैंने तो जब पिंडी में यहाँ में शिफ्ट हुआ तो मैं तो बैसाखियों पे यहाँ से सुजुकी पे यहाँ से बैठता था, तो सेंट्रल हॉस्पिटल उतरता था जो अब बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है जी। वहाँ से मैं वैगन लेता था। तो शाम को आर्ट्स काउंसिल हुआ करती थी पहले आदमजी रोड जी, वहाँ से फिर वो उठ के आगे लियाकत बाग, और हमारे सीनियर शोरा हुआ करते थे उस वक्त शमा होटल में बैठा करते थे लियाकत बाग के करीब। यूसुफ हसन साहब, अल्लाह पाक उनको गली की रहमत करे, और जलील आली साहब, और उसके अलावा अख्तर उस्मान उस वक्त, और जहांगीर इमरान वगैरह ये उस वक्त थे हल्का अरबाब ज़ौक़ के हल्के में, और हम लोग वहाँ बैठा करते। सईद आरिफ साहब बहुत शानदार आदमी थे, ये जंग वाले अखबार वाले। वो मुझे क्या बात है जी, क्या बात है कि, और फिर एक महाना तरी मुशायरा हुआ करता था, ये सैदपुर रोड पे अपना हाफिज़ मजरुद्दीन साहब थे। अच्छा। उनके बेटे के घर अवैस मज़र के घर, तो वहाँ पे नूर बिजनौरी साहब आया करते थे, मरहूम नैसा अकबराबादी, मुस्तरक बराबादी, और स्टार वार लोग सारे, जैसे क्या लोगों के पास हमने बैठ के खामोशी से सीखना, थोड़ा बहुत कोशिश करनी। सैयद ज़मीर जाफरी से काफ़ी कुछ लिया, और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने एक दफ़ा इकबाल हाल इस्लामाबाद में मुशायरा पढ़ा, और वहाँ वो सदारत कर रहे थे, तो मैंने 2 शेर अपनी गज़ल के शुरू किए थे कि ज़मीन एक है और आसमान कितने हैं, ज़मीन एक है और आसमान कितने हैं, मेरे वजूद के अंदर जहान कितने हैं। वाह वाह। और जब ये शेर मैंने मतला पढ़ा तो जाफरी साहब ने रोका सैयद ज़मीर जाफरी साहब ने मुझे प्यार किया और कहा कि अमीन ये तो इतनी बड़ी बात कह गया। और यकीन माने मैंने तो आम फीलिंग के साथ लिखा था, जब उन्होंने मुझे शाबाशी दी तो मैं तो चौड़ा हो गया, यार वाकई कुछ हो गया। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, ये मैंने एक तजर्बा है मेरी ज़िंदगी का कि अगर फ़नकार को जी बिल्कुल ऐसा मारना है तो उसको शाबाशी ना दो, और बिल्कुल अगर उसको ज़िंदा रखना है तो उसको टैप करो थोड़ा सा, शाबाशी, फिर आप देखें थपकी पजीराई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। फिर देखें वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। बेशक ऐसी बात, बेशक ऐसी बात। अच्छा सर, आपका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी शख्सियात के साथ आपका
उठना बैठना रहा, तो किस शख्सियत ने आपको ज़्यादा मुतासिर किया? हाँ, इस हवाले से ये देखो, मैंने जिन शख्सियात के साथ उठना बैठना शुरू किया, पहले से मैं उनका तारिफ़ मेरा हो चुका था उनके साथ, उनके तसनीफ़ के हवाले से। उनमें मुमताज़ मुफ्ती और उसके बाद इशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया, वो मुझे बेटा कहती थी और मुझे फ़ख्र है कि मेरे जैसे बंदे को इतनी बड़ी हस्ती अगर बेटा के, और अमीन कह के बुलाने से, अमीन मेरे कोल बह जा। मैं जब लाहौर जाता था दास्तान सराय में, तो मुझे वो बहुत, और उसके अलावा अदब में मुझे जिसने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया लिटरेचर में, वो सादत हसन मंटो है। वाह वाह वाह। क्योंकि मैं उसके कह लो उसके क्रेज़ से बाहर नहीं निकल सका आज तक, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो उसने लिख दिया। और इतनी जुर्रत किसी में नहीं होती। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइएगा कि कुछ अरसा कबल सोशल मीडिया पे आपकी कुछ तस्वीर जो हैं वो देखने में आई कि आप एक तबके को पोर्ट्रे कर रहे हैं, मज़दूर को। जी बिल्कुल। तो वो क्या ऐसी चीज़ थी बैकग्राउंड में कि जो उकसा रही थी आपको कि आप इस तबके को, इसकी नुमाइंदगी करें? मुबशिर, तो वो मैं ये चाहूँगा कि इस जवाब के बाद आपकी ये एक स्लाइड शो जो है नाजरीन के लिए मैं पेश करूँ, जो आपने तस्वीर के साथ उनको पोर्ट्रे किया है, उनकी नुमाइंदगी की है। तो आप इसका जवाब दीजिए, उसके बाद फिर एक स्लाइड शो चलाते हैं। मुबशिर, ये बात है कि मैंने जब अपना अंदर की तलाश में मैं निकला और इशफाक साहब और मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ा और कुदरतुल्लाह शहाब को पढ़ा, तो मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश पैदा हुई कि अपना आप लबा। हाय 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 हाय, ये किए रोला किए, बाबियाना रोला किए। तो मैंने उस चीज़ को जब फील किया, तो फिर मुझे ये जो तूने बात की तस्वीरों की, तो मैंने उन लोगों के पास बैठना शुरू किया और तस्वीरें मैंने जान के बनवाई। कुछ मेरे दोस्तों ने इतराज़ भी किया कि यार तू चंगा भला शायर है, केड़े काम च पै गया। तो मैं कहा यार मैं तो अपना आप राज़ी करना है। हाय हाय। और मैंने उसमें मज़दूर को, चूँकि मैं भी माड़ा बंदा हाँ, मैं भी लोअर मिडिल क्लास हाँ, और मैनू उन्हां नाल प्यार है। क्या बात है। मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव का एक कल्चर है कि गांव में जो भी अच्छी कास्ट के लोग होते हैं वो अपने से कमतर कास्ट के लोगों को जब भी कभी कोई जिक्र होता है तो कहते हैं जाई ओए शफी लोहार को लो फलानी चीज़ ले, उसकी कास्ट को हाँ उजागर करके बताते हैं कि ये फलां दें यार, जाइए फीके मोची को जुत्ती गिना लिया। तो मुझे ये अब ये नहीं कहेंगे कि फीके को लूँ जुत्ती गिना लिया, मोची को लूँ, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, जाइए गामे नाई को लो फलाना काम कर। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं फील करता था कि यार उनकी भी इज्जत नफ्स है। और मैंने ये सिलसिला जो आपने बड़ी जुर्रत का काम, मैंने उस चीज़ को पोर्ट्रे किया। तो वो सारी इस दौरान में जो कैफियत क्या रही कि आप कभी किसी मंजर में हैं, कभी किसी रूप में हैं, कभी किसी मंजर में, तो इस दौरान में कैफियत क्या रही और कैसे कैफियत ये रही कि मैं समझता था कि अगर जब दोस्त मेरी वो तस्वीरें देखेंगे तो वो ये फील होगा कि ये वाकई वो असल हो ही है। अगर रोटी लगा रहा है तंदूर पे तो वो वाकई वो तंदूर वाला है, और अगर रक्षा बैठ के चला रहा है तो वो रक्षे वाला ही है। वाह, उसमें आप उस तस्वीर में उस किरदार में डूब चुके। बिल्कुल। क्यों कि ये मेरा ख्याल है नाजरीन को यहाँ पे हम वो स्लाइड शो दिखाते हैं। जी और आइए नाजरीन स्लाइड शो देखते हैं जिसमें अमीन कुंजाही साहब की वो तस्वीर जो कुछ अर्सा कबल हमने सोशल मीडिया पे देखी, आप भी देखिए।